Hi students, once again in front of you, I will be continuing with the atomic structure. Last lecture में हमने बच्चा लोग हमने सीखा that we calculated the radius of an orbit जिस orbit में एक electron revolve कर रहा है. अब आज वाले इस वाले टॉपिक में we'll be calculating the energy. हम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे. एक्सप्रेशन के बाद बेटा उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं. अब सो यू कैन पेन डाउन द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी. अब हम बेटा इस ऊर्जा के लिए कौन सी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम डिराइव करते हैं. डेरिवेशन करने के बाद हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एनर्जी को निकालने से पहले लेट मी रिकैप यू द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल. बोहर ने क्या कहा था, बात समझना बेटा. बोहर ने कहा था बेटा ये हमारा न्यूक्लियस है. इस परमाणु इस एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन होता है. And this negatively charged electron, it revolves around this nucleus in circular paths of fixed radius and fixed energy. उस fixed radius का हमने last class में we calculated the expression. That expression was, let me remind you that expression, that R is equal to n square h square divided by 4 pi square m k z d square. ये एक्सप्रेशन बेटा हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था. तो फिक्स्ड राडियस की बात जो बोहर ने की थी, वो फिक्स्ड राडियस हमने कैलकुलेट किया. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट फिक्स्ड एनर्जी. अब हम इस एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे. अब यू नो दैट बेटा, सपोज बेटा इस एक्सप्रेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं. पहले हम ये मान के चलते हैं बेटा, वी अज्यूम दैट लेट m be the mass of the electron. हम इस इलेक्ट्रॉन का मास m लेंगे and e be the charge of electron. जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है around this nucleus in the circular paths. It's moving around this nucleus within velocity v. तीन फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने टच किया. नंबर 1 mass of the electron, मैंने इसको डिनोट m से किया. Charge of the electron, the fundamental property of the matter, E is the charge of that electron, and it's moving with the velocity v around this nucleus. और इस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है. let r be the radius of that orbit. जो ऑर्बिट है, जिस शेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, let its radius be r. चलिए बेटा, अब कुछ और क्वांटिटीज को बेटा हम थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने E मान के लिया. अब देखिए बेटा, अगर ये जो एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा, दैट विल बी इंटायरली डिटरमाइंड बाय इट्स एटॉमिक नंबर. जो इस परमाणु अक्षर होगा, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, वही डिटरमाइन करेगा इस न्यूक्लियस में कितना चार्ज है. इफ Z is the atomic number of this nucleus, अगर इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, या मैं सिंपली कहूंगा इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मींस इस न्यूक्लियस में बेटा Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. एक प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज में टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट साइंस ऑपोजिट होती है. लीव दैट असाइड. तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस? इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Z एटॉमिक नंबर इनटू E, दैट सिंपली Z. मैं क्लियर टू यू? अब देखिए बेटा, अब मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे निकालना है बेटा इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा. अब देखिए बेटा, जब भी हम बेटा एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप्स की एनर्जीज होगी. नंबर 1 एनर्जी, एक एनर्जी दैट विल बी possessed by this electron by virtue of its motion. That energy is known as kinetic energy. वो ऊर्जा कौन सी एनर्जी होगी जो इस इलेक्ट्रॉन के पास आता है because of its translatory motion. उस एनर्जी का नाम हम क्या लेंगे बेटा?
that will be kinetic energy. एक तो हम बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, एक इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी. नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी. अब ये इस सिस्टम की तरफ हम देखते हैं बेटा. ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका अपना फील्ड होगा. Am I clear to you? जब भी कोई चार्जड बॉडी रेस्ट में होता है वो जनरेट करता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस फील्ड में, इस न्यूक्लियस के फील्ड में दूसरा एक चार्जड बॉडी है, इलेक्ट्रॉन है. नाउ दो सिस्टम बन गए ना. इसको को तो मान के एक ही सिस्टम चलते हैं हम, लेकिन इस सिस्टम के अंदर भी दो सब सिस्टम्स, आई कैन से लाइक दैट. एक हमारा न्यूक्लियस है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन है. अब बिकॉज ऑफ दिस concept of electric field, because of the concept of these presence of two charged system, इस सिस्टम के पास दूसरा भी एक एनर्जी होगा. that energy is known as potential energy, but that potential is due to electrostatic interaction. इसलिए बेटा उस एनर्जी का नाम हम क्या रखेंगे बेटा? it will be electrostatic potential energy. तो ये दो types of energies, these two types of energies will be associated with this electron. एक तो इसका kinetic energy होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? That is the second energy, that's electrostatic potential energy. Am I clear to you? अब देखिए बेटा, अगर आप मुझे निकालना है, if I am supposed to calculate now the total energy, तो बताइए बेटा इस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी जो मुझे कैलकुलेट करना है वो किसके बराबर होगा? एक तो बेटा इसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. काइनेटिक एनर्जी प्लस कौन सा एनर्जी बेटा? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम इस काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे. टू बी वेरी सिंपल विद द क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स के क्लासिकल न्यूटोनियन लॉज में यूज करूंगा. वेरी सिंपल. देखिए बेटा, हमारा काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, where m is the mass of the electron, v is the velocity of that electron. तो बताइए बेटा, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गया. Am I clear to you? अब ये कॉन्सेप्ट है व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, जो हमारा टोटल एनर्जी है, दिस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बदले बताइए बेटा, आई विल बी राइटिंग 1/2 ऑफ mv स्क्वायर. उसके बाद मेरा सेकंड टर्म क्या आएगा? अब सेकंड टर्म को समझना इट्स नॉट अ बिग डील. हल्का सा थोड़ा इसमें और फिजिक्स हम डिसॉल्व करते हैं, और विल अराइव एट द सॉल्यूशन. कौन सा फिजिक्स देखते हैं हम? चलिए बेटा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है समझाने की कोशिश करते हैं बेटा. आई विल बी वेरी सिंपल विद यू. मान लो बेटा मेरे पास कोई चार्ज Q1 है और साथ में बेटा मेरे पास दो चार्ज Q2 है. एंड इफ दीज टू चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, अब इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी एक्सप्रेशन हम बेटा यू से लिखते हैं. हमेशा साइन नेगेटिव आ जाती है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q1 इनटू हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 मल्टीपल करते हैं और होल डिवाइड करते हैं विद R. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब देखिए बेटा, अब U इज इक्वल टू, अब बताइए बेटा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा कांस्टेंट है ना बेटा. दिस इज डिनोटेड बाय द वैल्यू, इसको हम K से डिनोट करते हैं. यहां पे आपका एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इट इज अ परमिटिविटी और परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. इस K का वैल्यू कितना होता है बेटा? CGS सिस्टम में इस K का वैल्यू 1 के बराबर होता है. बट इन SI सिस्टम इस K का वैल्यू किसके बराबर होता है? बताया था बेटा मैंने, रिमाइंड 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर.
तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा? अब देखिए बेटा Q1, अब देखिए बेटा Q1, अब यहां पर देखिए बेटा हमारा सिस्टम भी यही है ना बेटा, न्यूक्लियस, उसका चार्ज कितना है बेटा? Zd चार्ज है, और दूसरा मेरे पास चार्ज सिस्टम है बेटा, उसका वैल्यू ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं ना, तो E आएगा। अब देखिए बेटा Q1 के बदले में क्या लिखता हूं बेटा? E, और Q2 के बदले, चलो मैं Q1 के बदले Zd लिखता हूं और Q2 के बदले E। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है यहां पे बेटा? दैट्स R। तो बताइए U किसके बराबर आएगा? ये माइनस लिखिए बेटा, इस सारी क्वांटिटी को K से हम डिनोट करते हैं, कांस्टेंट, ये Zd into E, it will be Zd square divided by R. So this will be the expression for the electrostatic potential energy possessed by the electron. मेरा काइनेटिक एनर्जी आ गया, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। अब देखिए बेटा ये माइनस में साइन है ना, तो प्लस माइनस आपका माइनस बनेगा। अब इसका वैल्यू कितना है वो लिखिए बेटा, K Zd स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। Am I clear to you? यहां तक बेटा क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा, अब यहां पे और एक दिक्कत मुझे आ रही है, मैं दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं बेटा, लेकिन उनके पैरामीटर्स एंटायरली डिफरेंट है। क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? इट्स डैम इम्पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज आई कांट सब्ट्रैक्ट ए क्वांटिटी जिसके डिफरेंट टर्म्स है और यहां से डिफरेंट टर्म्स है। अब मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से बेटा, आई एम सपोज्ड टू कन्वर्ट वन ऑफ दीज क्वांटिटीज। चलो मैं इस क्वांटिटी की बात करता हूं, मैं mv स्क्वायर को किसी न किसी तरीके से इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा बेटा? यहां पे बेटा मुझे बाहर का एक पोस्टुलेट काम में आएगा। क्या था वो पोस्टुलेट? पहला पोस्टुलेट समझना बेटा बात, ये हमारा न्यूक्लियस है। नील्स बोहर, ए डैनिश फिजिस्ट, उन्होंने क्या कहा था? सिंपल भाषा में उन्होंने कहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एक फोर्स होता है बेटा, देयर इज अ फोर्स, दैट फोर्स attracts that body towards that center, towards the center. What is that force known as? उस फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। Am I clear to you? अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स, बात समझने की कोशिश करना बेटा, क्लासिकल फिजिक्स में उस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? mv square divided by r, where m is the mass of this electron, v is the velocity of this electron, and r is the radius of that very circular path. वो centripetal force, मुझे बताइए बेटा, that centripetal force is provided by the electrostatic force, Coulombian force to be very exact। वो फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि यही न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मीन सेंटर की ओर खींचेगा। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं आम भाषा में ये कहने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं कि ये जो फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, प्रोवाइड कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F किसके बराबर होगा? K कांस्टेंट, Q1 एक चार्ज, दूसरा चार्ज, एक मींस एक चार्ज का वैल्यू Zd, दूसरे चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन है, उसका वैल्यू E आएगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R, उसका स्क्वायर मान के लेते हैं हम। ये तो है ना आपका कोलम्बियन एक्सप्रेशन, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेड पार्टिकल्स separated by distance R, K Q1 into Q2 divided by R square। तो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Zd स्क्वायर by R स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को बेटा यहां ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो mv स्क्वायर by R, it will be equal to K Zd स्क्वायर divided by R स्क्वायर। I think it's very clear to you। अब यहां पे बेटा R और square will go out, तो I will be left out with mv square किसके बराबर आएगा?
k z square divided by r. I hope that you are catching my implications. देखिए बेटा मैंने इस mv स्क्वायर को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की फॉर्म में. अब यहां देखिए बेटा टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी बेटा दैट विल बी नाउ इक्वल टू 1/2 को मैं बेटा 1/2 ही लिखता हूं. अब बताइए बेटा mv स्क्वायर जो मैंने अभी कैलकुलेट किया किसके बराबर है, k z square divided by r. So I'll be writing here k z square divided by r. इस mv स्क्वायर के बदले ये एक्सप्रेशन हमने डाला माइनस यहां पर क्या आएगा बेटा k z square divided by r. यहां तक क्लियर हो गया. अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने निकल के आ रहा है. व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? कुछ चीजें आपके सामने होती है बेटा, बट यू हैव टू एम्फसाइज ऑन दैट वेरी थिंग्स. अब देखिए ये टोटल एनर्जी है. बताइए बेटा ये कौन सा एनर्जी है? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है. अब मुझे बताइए बेटा ये कौन सा एनर्जी है बेटा? इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, या सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दोनों एनर्जीज एक ही फॉर्म में आ गई. अब देखिए बेटा टोटल एनर्जी possessed by the electron, summation of kinetic energy, and this is your potential energy. अब देखिए बेटा जरा इन दो टर्म्स को कंपेयर कीजिए. एक बहुत ही सिंपल रिजल्ट यहां पे आ रहा है. वी हैव अ क्वांटिटी k z स्क्वायर, यहां पर भी k z स्क्वायर. अब देखिए बेटा लेकिन यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इट्स हाफ ऑफ दिस टर्म. इस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो हाफ बन रहा है ना टू दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हम ऐसा कहेंगे बेटा, हम ऐसा कहेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इन एन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स कॉन्सेप्ट, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. एम आई क्लियर टू यू? या दूसरे सेंस में हम ऐसा भी कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट्स डबल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो चलो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखते जाइए बेटा. जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, या ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूं. चलिए यहां तक हो गया. अब देखिए बेटा अब मैं टोटल एनर्जी चलो मान के चलता हूं बेटा, ई से लिखता हूं बेटा E इज इक्वल टू, अब यहां सब्ट्रैक्शन कीजिए. एक सारी टर्म में से हम इसका हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये के ज़ेड स्क्वायर बाय आर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसी का हाफ, तो बचेगा क्या बेटा 1/2. वही तो बचेगा के ज़ेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर पर इसका 1/2, तो मैं 2r लिखूंगा 1/2. दिस इज द टोटल एनर्जी. बात समझ आ रही है बेटा? अब तीनों टर्म्स को फिर से हम बेटा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे. अब यहां देखिए बेटा ये आपका टोटल एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगा ये कौन सा एनर्जी है बेटा? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. और ये कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. कोरिलेट कीजिए बेटा. जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है दैट्स लिटरली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. हमें क्लियर टू? साइंस का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं. अब देखिए बेटा यहां पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. एम आई क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. और इन अदर सेंसेस मैं ऐसा भी कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. हो गया यहां तक? अब देखिए बेटा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. अब यहां पर आप देखिए बेटा E इज इक्वल टू, E आपका बेटा एनर्जी है. अब एनर्जी को समझने की कोशिश करना बेटा. एनर्जी इज इक्वल टू, साइन हमेशा माइनस में आएगा. K आपका क्या है बेटा? इट्स कांस्टेंट. Z और Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट वेट न्यूक्लियस. E चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अब यहां R है बेटा.
अब r क्या है बेटा? r इज द रेडियस। रेडियस के लिए हमने बेटा एक्सप्रेशन यहां निकाला है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi square mk z square. I will be putting the value of this r in this equation. तो बताइए बेटा, r के बदले I will be substituting the value n square h square divided by 4 pi square mk z e raised to power 4 mk z e square. This is the expression. अब इस एक्सप्रेशन को हल्का सा हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बेटा हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो E इज इक्वल टू, अब यहां पे बेटा मैं एनर्जी का वैल्यू लिखता हूं। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, फिर हमने टोटल एनर्जी को निकाला। टोटल एनर्जी निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने उसमें r रेडियस का एक्सप्रेशन उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया और हमें लास्ट में बेटा जो एनर्जी का E इज इक्वल टू, इसको हल्का सा कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ टर्म एडअप हो जाएंगी। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे E का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? इट विल कम आउट टू बी माइनस 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e raised to power 4 divided by n square h square. This will be the final expression for the energy. ये एनर्जी का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। यहां देखिए बेटा, ये एक्सप्रेशन इट्स इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सप्रेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना बेटा, E इज इक्वल टू, चलो जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स है उनको थोड़ा सा अलग के लेके चलते हैं। 2 आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, 2 पाई आपका कांस्टेंट है 3.414, बाहर लेके चलते हैं। k आपका कांस्टेंट है, बाहर लेके चलते हैं। z एटॉमिक नंबर, इट विल वैरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, इट विल वैरी फ्रॉम एटम टू एटम। ये हर किसी परमाणु का अलग अलग होगा, मींस ये वेरिएबल है। हल्का सा इसको बाहर लेके चलते हैं। mass of electron m, we know constant. E is the charge of electron raised to power 4 constant divided by, क्या हमारा n स्क्वायर कांस्टेंट है, n is a shell number, it may vary. अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं देन इसका n1 होगा। आगे जाके बोलते हैं this n is also known as principal quantum number। छोड़िए बेटा, ये वैरी करेगा। h आपका क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहां h स्क्वायर अलग से लिखते हैं। अब यहां बचा क्या बेटा? एक तो मेरा z स्क्वायर और मेरा क्या बचा बेटा? n स्क्वायर। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू। ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है। जब मैं इन सारी टर्म्स का वैल्यू दूंगा बेटा, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14, k का वैल्यू आपको पता है बेटा 1.9 into 10⁹, mass of electron, that's also mass of electron आपको पता है बेटा, it's 9.1 into 10⁻31 is the charge of electron। कितना उसका वैल्यू है बेटा? 1.6 into 10⁻19 कूलम। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। सारे वैल्यूज देखिए बेटा, आपका एनर्जी का फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा बेटा? इट विल कम आउट टू बी -21.79 into 10 to the power -19 z square by n square। इस एक्सप्रेशन को दिमाग के डिब्बे में रखिए बेटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी। बट यह यूनिट क्या होगा बेटा? इट विल बी जूल्स पर एटम। ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं सारी यूनिट्स का वैल्यू एसआई सिस्टम में दे रहा हूं। जो एनर्जी का वैल्यू मुझे निकलेगा वो भी तो एसआई सिस्टम में निकलेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? इस ऊर्जा का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जूल, इसलिए बेटा जूल्स में निकलेगा। इसको हम दूसरे एक्सप्रेशन में ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे या साइंटिफिक नोटेशन में मैं इसका वैल्यू कैसे लिख सकता हूं बेटा? इट विल कम आउट टू बी माइनस, राउंड ऑफ करके बेटा ये 2.7 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा बेटा? 1 को 2 में ले जाएगा। 2 पॉइंट आई विल बी राइटिंग 2 पॉइंट, या ऐसे 9 इसको 8 में ले जाएगा। 2.18 into 10 to the power -18
Z square n square जूल एटम। ये आपका आ गया एनर्जी का दूसरा एक्सप्रेशन। अब क्लियर यू। अब उसके बाद बेटा मैं एनर्जी का दूसरा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमें पता है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आपको रिलेशन भी पता है बेटा, थोड़ा सा वो भी आप लिख के चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जूल्स को मैं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिलेशन आप लिखिए बेटा। 1 जूल इज इक्वल टू 6.2419 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल इसके बराबर होता है 1 जूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.2419 इंटू 10⁻18 वोल्ट। अब यहां बेटा आप सब्स्टिट्यूट कीजिए या यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो जो मुझे एनर्जी का वैल्यू मिलेगा E is equal to, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके डिस्कस करते हैं। नेगेटिव साइन 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये एक्सप्रेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सप्रेशन को बेटा आपको वास्तव में रिमाइंड करना ही करना है। एक इलेक्ट्रॉन का व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक्सप्रेशन आपके सामने है, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ रही है बेटा? चलिए बेटा और भी एक्सप्रेशंस है। आप इन टर्म्स ऑफ अगर मैं लिखता हूं बेटा E इज इक्वल टू, और आप लिख सकते हो बेटा -313.6 n स्क्वायर, ये आपका बनेगा बेटा जहां पे Z स्क्वायर इट विल बी इन किलो कैलोरीज पर मोल। ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इज किलो कैलोरीज पर मोल। यहां तक पर एटम था, दिस वाज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट इट्स एक यहां पर दो यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। मैं जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करूंगा, और पर एटम, मैं पर एटम की बात नहीं करता हूं, मैं पर मोल की बात करता हूं। मींस आई एम डिवाइडिंग इट विद एवोगैड्रो नंबर, तो मेरा वैल्यू ये आएगा। या दूसरे सेंस में ऐसा भी लिख सकते हो, E is equal to -312 इंटू यहां आएगा Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यहां आपका यूनिट है किलो जूल्स पर मोल। जो पहला एक्सप्रेशन था ना बेटा, पहला एक्सप्रेशन जो हमें यहां निकला था, ये था जूल्स पर एटम, लेकिन ये है किलो जूल्स बट इट्स पर मोल, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं एक मोल ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, मुझे कितना एनर्जी लगेगा उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब इन सारे एक्सप्रेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो आप ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसी को बेटा हम आगे लेके चलते हैं। हमें क्लियर टू यू, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रब करो बेटा, मैं या क्लियर हो गया? चलिए बेटा एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर आपके पास कोई भी यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, उसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है, एम आई क्लियर? ये कांस्टेंट टर्म है। चलो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, E is inversely proportional to n square shell number। What does that mean? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से बाहर निकल के आएगा। हम कह रहे हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यहां हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, जितना n का वैल्यू बढ़ेगा, मींस जितना मैं, ये आपका मान लो कोई भी एटम है, आप समझना बेटा, बात समझने की कोशिश करना। अब जितना जितना मैं n का वैल्यू, ये n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज n2, दिस इज 3, दिस इज 4, जितना जितना मैं न्यूक्लियस से दूर दूर जाऊंगा, मींस n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तब एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तब एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। लेकिन याद रखना बेटा, वो वैल्यू नेगेटिव में आएगा।
और नेगेटिव में जितना वैल्यू कम होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो लिटरल सेंस में यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो गया, जितना जितना हम न्यूक्लियस से दूर दूर जाएंगे इसका वैल्यू कम होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव में कम होता जाएगा। मींस नेगेटिव में जितना कम होता है उतना वैल्यू ज्यादा होता है। मींस जितना जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में है उसका एनर्जी का वैल्यू कम होगा। यहां पे उसका एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा ना बेटा जब उसके इन्फिनिटी पे जब उसके एनर्जी का वैल्यू 0 होगा। मैं क्लियर टू यू। नंबर 1 पॉइंट, नेगेटिव साइन का और एक भी सिग्निफिकेंस है। नेगेटिव साइन सिंपली इंडिकेट्स दिस इलेक्ट्रॉन and this nucleus, it's a bound system. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ होता है एक sort of एक फोर्स से। नेगेटिव साइड सिंपली सिग्निफाइज as that this is a bound system. अब समझिए बात बेटा, यही चीज तो होता है जब एक्साइटेशन हो जाता है ना। बोहर ने कहा था जब एक्साइटेशन होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, जब एनर्जी गेन करेगा, ये हायर लेवल्स में जाता है। हायर लेवल्स में तब ही जाएगा ना जब इसका एनर्जी ज्यादा होगा। मींस जितना जितना हम दूर दूर जाते हैं उतना एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, look at the beauty of केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का। अब देखिए बेटा खूबसूरती कितनी इसमें है। अब देखिए बेटा, if I am talking about hydrogen atom, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, बताइए मुझे बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या रिड्यूस होगा, E is equal to -13.6। Z का वैल्यू 1 दीजिए तो हो गया 1, नीचे आपका n स्क्वायर आएगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हमें क्लियर टू यू? means E is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट m स्क्वायर। अब समझिए बात बेटा, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का पहले शेल में बेटा, हाइड्रोजन के पहले शेल में एनर्जी का वैल्यू कितना होगा बेटा, वो इट्स E is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड शेल में एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 2 दीजिए बेटा, दिस E1 आप E2 का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, 13.6 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू। सेकंड शेल में n का वैल्यू 2 आएगा, इट विल बी 2 स्क्वायर आपका कितना बनेगा बेटा 4। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे 13.6 डिवाइडेड 4 ये बनेगी, माइनस में आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर सेकंड शेल में एनर्जी का वैल्यू कितना बनेगा, -3.4। सिमिलरली बेटा फोर्थ शेल में आप कैलकुलेट कर सकते हो, -1.11। दिस इज फॉर शेल नंबर दिस, चलो ये मान के चलिए बेटा, दिस इज शेल नंबर 1 E1, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है। सिमिलरली बेटा E4 का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपका हो गया। अब यहां पर बेटा और एक कॉन्सेप्ट है, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले ये क्लियर हो गया आपका। ये हाइड्रोजन एटम है, उसके पहले वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझना बेटा बात, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट्स नोन एज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नॉकआउट करेंगे इस एटम से या इस सिस्टम से। बताइए यहां पे बेटा हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर इसके पास एनर्जी का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम वैल्यू मुझे कितना देना है, दैट विल बी पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम इतना देना है, इससे ज्यादा भी मैं दे सकता हूं तब भी आयोनाइज हो जाएगा। मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है, 13.6। यहां अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना होगा वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इट विल बी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so on and so forth।
Am I clear to you? चलिए बेटा, ये एक्सप्रेशन किसके लिए बेटा? दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यूनिलेक्ट्रॉन सिस्टम। करूंगा बेटा हीलियम, मैं Z का वैल्यू 1 नहीं आएगा बेटा, दैट विल बी 2, फिर आप 2 स्क्वायर कर लो। अगर आपको एनर्जी निकालना है शेल नंबर 3 में तो नीचे 3 स्क्वायर कर लो, दैट विल बी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आप निकाल सकते हो। चलिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर और 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है। वो 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है बेटा, उनको भी हल्का सा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, पहला केस, अगर मुझे निकालना होगा रेशियो ऑफ एनर्जीज, रेशियो ऑफ एनर्जीज, अगर मुझे रेशियो निकालना होगा एनर्जी का ऑफ इलेक्ट्रॉन इन different shells of same atom, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं सेम एटम, मुझे एनर्जी का रेशियो निकालना है जो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट है। अब अगर मैं एक ही एटम की बात करता हूं, मींस उनके लिए Z का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बट N डिफरेंट करे, वैल्यू डिफरेंट होगा, मींस Z वैल्यू उनके लिए सेम होगा, मींस Z1 इज इक्वल टू Z2, वो Z के ही बराबर आएगा। हमें क्लियर टू? अब ये मैं थोड़ा पिक्चर विद हेल्प ऑफ पिक्चर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसका या हीलियम है, ये भी हीलियम है, Z इज Z, इसका Z1 लीजिए, इसका Z2 लीजिए। आप मान लो बेटा मुझे यहां निकालना है, सपोज किसी इसका N1 में निकालना है, मान लो यहाँ एनर्जी मुझे निकालनी है N2 में, अब इनका रेशियो निकालना है। अब रेशियो आपको पता है बेटा, E1 किसके बराबर आएगा, E1 विल बी इक्वल टू E1 या E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहां देखिए बेटा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय N, मींस यहां आएगा बेटा Z1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर। हमें क्लियर? यहां E2 एनर्जी का वैल्यू E2, सपोज E2 है प्रोपोर्शनल टू Z2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2 स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशंस को हल्का सा बेटा मैं आगे लेके चलता हूं, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 विल बी इक्वल टू Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्या बनेगा बेटा, Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर। तो ये आगे जाके एक्सप्रेशन मुझे ऐसा कुछ बनेगा, Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 स्क्वायर। अब एज हम सेम एटम की बात करते हैं, Z1 किसके बराबर आएगा, Z2 के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को बेटा दिमाग के डिब्बे में याद रखना बेटा। अब इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा बेटा, E1 बाय E2, उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, N2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर। है क्लियर? बात समझ आ रही है बेटा? चलो, आप न्यूमेरिकल आपका आएगा, एनर्जी वैल्यू का रेशियो निकालना होगा, आपके शेल नंबर्स दिए होंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उनका रेशियो। अब उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल आपका इसी वाले एनर्जी की कॉन्सेप्ट में इस पैटर्न का पूछा जा सकता है। व्हाट इज दैट पैटर्न? अब अगर हमें निकालना होगा, if I'm asked to calculate the ratio of energies of electrons present in different atoms, जो different atoms में होंगे, अगर मैं different atoms की बात करता हूं तो आप लिखिए बेटा ratio of energy of electron in different atoms। अगर मैं डिफरेंट एटम्स की बात करता हूं बेटा, मान के चलो बेटा मेरे पास ये वाला एक एटम है, चलिए हम इसका एटॉमिक नंबर Z1 लीजिए। ये मेरे पास दूसरा कोई एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन या हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर Z2 आएगा। सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन किसी शेल N1 में है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी शेल N2 में है। अब मुझे एनर्जी का रेशियो निकालना है। यहां पे बेटा
E1 is directly proportional to Z1 square by N1 square. इस एक्सप्रेशन से क्लियर है. अब देखिए बेटा, E2 is proportional to Z2 square divided by N2 square. तब मुझे बताइए बेटा, हमारा E1 by E2 will be equal to Z1 square divided by N1 square. आएगा ना बेटा? होल डिवाइड में बनेगा ना ये वाला टर्म. इसका मैं रेसिप्रोकल यहीं पे करता हूं, ये बनेगा N2 स्क्वायर डिवाइड बाय Z2 स्क्वायर. कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी क्योंकि सारी टर्म्स डिफरेंट है. अगर इस पैटर्न का न्यूमेरिकल आएगा, सपोज आपसे पूछा जाता है, यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. आपके n वैल्यूज भी है, पता है आपको बेटा, आपके z वैल्यूज भी पता है. You can calculate the value of energy. So this was about energy. Next class में बेटा हम velocity को डिस्कस करते हैं बेटा. हम ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे, हम टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम वेलोसिटी को भी डिस्कस करते हैं. So I hope that I was clear to you. Thank you, students.